जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 22 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। ऑप्शन दिया हुआ है पारा, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है सल्फर। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा अधातु रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं कि अधातु जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा होता है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वो ब्रोमीन होता है। और अगर बात की जाती है धातु जो रूम टेम्परेचर पे यानी कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उसको हम लोग पारा कहते हैं और इसका सिंबल क्या होता है Hg, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो बहुत ही आसान सा था कि अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन हो जाएगा और धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा हो जाएगा। लेकिन ये बताओ कि हमारे ऑप्शन में जो कैल्शियम दिया हुआ है तो इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कैल्शियम है ये आपके आवर्त सारणी के वर्ग 2 का एलिमेंट है। कैल्शियम आपके आवर्त सारणी के वर्ग 2 का एलिमेंट है और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि जो आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व होते हैं उसे क्या बोला जाता है, आप सभी कहेंगे क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, एल्केलिन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो कैल्शियम है ये क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये क्षारीय मृदा धातु है। क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में सल्फर भी दिया हुआ है, ये बताओ सल्फर धातु है या अधातु है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सल्फर आपका क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये अधातु है। क्या है, अधातु है यानी कि नॉन मेटल है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल, ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है ईथर, तीसरा ऑप्शन है केरोसिन, चौथा ऑप्शन है जल। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है। मेरे मित्र आप सबों ने कई दफ़ा इस चीज़ को याद करा होगा कि सोडियम को यानी कि Na को हम लोग किस में स्टोर करके रखते हैं। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी सोडियम को केरोसिन तेल में स्टोर करके रखा जाता है। किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में स्टोर करके रखा जाता है। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी सोडियम को केरोसिन तेल में स्टोर करके क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेगा कि सर आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर है उससे बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर देगा और इसी अभिक्रिया से बचाने हेतु इसको क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में स्टोर करके रखा जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है, आप सभी कहेंगे केरोसिन में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि जो सोडियम है ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सोडियम जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाएगा। किस वर्ग में पाया जाएगा, वर्ग 1 में पाया जाएगा। और साथ ही अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर ले कि ये बताओ कि जो सोडियम है ये क्षारीय धातु है या फिर क्षारीय मृदा धातु है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई दफ़ा हमको बताया है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 में जितने भी एलिमेंट होते हैं दैट्स ऑल आर नॉन एज एल्कली मेटल, ये सब के सब क्षारीय धातु कहलाते हैं। और आवर्त सारणी के वर्ग 2 में जितने भी तत्व होते हैं वे सब के सब क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसको क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है यानी कि एल्कलीन अर्थ मेटल बोला जाता है।
तो जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन करे ये बताओ कि सोडियम किस प्रकार का धातु है, आप कहेंगे कि सोडियम जो है ये क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु है, जो कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है, आप कहेंगे वर्ग 1 में पाया जाता है। और अभिक्रिया से बचाने के लिए इसको किस में स्टोर करके रखा जाता है, आप कहेंगे केरोसिन तेल में स्टोर करके रखा जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो अल्कोहल भी दिया हुआ है, तो ये बताओ कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि C2H5OH इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को अल्कोहल बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका अल्कोहल है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एथेनॉल भी बोल देते हैं। तो अगर कहीं पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से एथेनॉल का सूत्र है, तो आप क्या कहेंगे C2H5OH। अल्कोहल का सूत्र है तो आप कहेंगे C2H5OH। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो ईथर भी दिया हुआ है, तो क्या ईथर से संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा ईथर से संबंधित आपको मोस्ट कॉमन चीज जो याद रखना है वो है ईथर का समान सूत्र। और ध्यान में रखिएगा कि ईथर का समान सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे ROR। क्या होता है इसका समान सूत्र? ROR। जहां पे R क्या है तो आप सभी ध्यान में रखना, R जो है वो एक एल्कील ग्रुप है। क्या है? एल्कील समूह है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ईथर का समान सूत्र है, आप कहेंगे ROR। जहां पे R क्या है आप कहेंगे एल्कील ग्रुप। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो जल भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। और एक बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि वाटर में यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ कि शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना होता है, प्योर वाटर का pH वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, दैट्स वाई इसका जो pH वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि जो वाटर है, जल है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है और शुद्ध जल का pH वैल्यू 7 होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ऑप्शन दिया हुआ है ओम का नियम, दूसरा ऑप्शन है आवेशों का नियम, तीसरा ऑप्शन है विकिरण नियम, चौथा ऑप्शन है जूल का नियम। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नियम है जो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा और साथ ही साथ इसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसके बीच में संबंध बताता है। मेरे मित्र इतना हिंट देने के बाद आप सभी समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताओ, सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले। ऑप्शन दिया हुआ है 325 वाट, दूसरा ऑप्शन है 275 वाट, तीसरा ऑप्शन है 475 वाट और चौथा ऑप्शन है 375 वाट। बताइए नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है जो कि 45 सीढ़ी चढ़ता है जिसमें प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और ये 45 सीढ़ी जो है वो 9 सेकंड में चढ़ जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि लड़का यहाँ पे कितना शक्ति खर्च कर रहा है, यानी कि लड़के का शक्ति क्या होगा, इस 45 सीढ़ी चढ़ने में इसको कितना शक्ति खर्च करना पड़ा होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग कुछ देर के लिए मान लें कि ये कोई लड़का है जिसका द्रव्यमान कितना है 50 केजी, क्वेश्चन के अनुसार इसको क्या करना है, तो गुरुजी इसको सीढ़ी चढ़ना है। टोटल सीढ़ी कितना है, तो गुरुजी टोटल इसको 45 सीढ़ी चढ़ना है और प्रत्येक सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो गुरुजी 15 सेंटीमीटर है और ये 45 सीढ़ी कितने देर में चढ़ जा रहा है, तो गुरुजी ये 9 सेकेंड में चढ़ जा रहा है। आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है, इस लड़के की शक्ति क्या होगी। मेरे मित्र आपको क्या निकालना है, यहाँ पे P निकालना है। आप सभी क्या कहते हैं,
कि गुरुजी जब हम लोग शक्ति की बात करते हैं तो हम लोग सरल शब्दों में ये कहते हैं कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है या फिर ऊर्जा में व्यय की दर शक्ति कहलाती है। तो जब यहाँ पे लड़का सीढ़ी चढ़ रहा होगा इसका कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च हो रहा होगा और उसी ऊर्जा खर्च का जो दर है हम लोगों को निकाल लेना है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे शक्ति इक्वल टू फॉर्मूला ऊर्जा में व्यय बटा समय लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर शौक से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग कौन सा ऊर्जा लेंगे। तो आप हमको बताओ कि लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। तो गुरुजी सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ने से क्या हो रहा है सर? तो कुछ ना कुछ ऊंचाई कवर हो रहा है और किसी भी वस्तु के ऊंचाई के चलते कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे सर ऊंचाई पे जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा होगा। भाई मेरे यहाँ पे हम लोग स्थितिज ऊर्जा ही लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऊर्जा में व्यय हम लोगों ने लिखा है वो हमारा क्या है? तो आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा mgh है और समय की जगह क्या हो जाएगा? बटा t हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला आ गया। बस क्या करना है, इस फॉर्मूला में जितने भी हमारे क्वेश्चन में डाटा दिए गए हैं उसको पुट करके सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में मास कितना है? आप कहेंगे 50 kg। जी का वैल्यू कितना लेना है? तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ये चीज़ क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी h तो सीधे सीधे नहीं बताया गया है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 45 सीढ़ी चढ़ रहा है और प्रत्येक सीढ़ी की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी टोटल लंबाई या फिर टोटल ऊंचाई की बात करें तो वो हो जाएगा 45 गुना 15। कितना हो जाएगा? 45 गुना 15। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सेंटीमीटर लगा हुआ है। हमको क्या करना होगा? मीटर में चेंज करना होगा। और क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर ये कुल के 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो लीजिए आपका जो टोटल ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा? 45 गुना 15 बटा 100। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, इन सारे वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। m के जगह क्या लिखते हैं? तो सर 50 लिख देते हैं। g के जगह 10 लिख देते हैं। h के जगह क्या लिख देते हैं? तो h के जगह हम लोग 45 गुना 15। अब बटा यहाँ पे क्या है सर? 100 है। और टाइम भी सर, तो टाइम यहाँ पे 9 सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ पे टाइम 9 गुना ये 45 गुना 15 बटा जो 100 है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा। साथ ही ये जो आपका 10 बचा है इससे इस 50 को आप 5 बार में काट सकते हैं। आप कहेंगे काहे नहीं काट सकते हैं। और यहाँ पे 9 पचे 45 और पचे 25। अब 25 गुना 15 कितना हो जाएगा? आप लोग गुना कर लीजिएगा, ये 375 वाट आएगा। यानी कि लड़के की जो शक्ति होगी वो कितना होगा? 375 वाट। और सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है 1000 केजी, दूसरा ऑप्शन है 250 केजी, तीसरा ऑप्शन है 500 केजी, चौथा ऑप्शन है 750 केजी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ट्रक छूट गया है तो आप सभी इसको मेंशन कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई आपका 2000 केजी द्रव्यमान का एक ट्रक है। मान लीजिए कि सर ये क्या है? आपका एक ट्रक है जिसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान 2000 केजी और ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। जब ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है तो ये क्या कर रहा है? तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई आपका ट्रैफिक लाइट है। क्या है? ट्रैफिक लाइट है। और इस ट्रैफिक लाइट पे कोई कार खड़ी है। कोई क्या है खड़ी सर? कार खड़ी है जिसको ये ट्रक क्या कर दे रहा है? धक्का मार दे रहा है। तो जैसे ही इस कार को ये टक्कर मारता है तो दोनों एक साथ जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ गया या आगे बढ़ रहा होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जो कार है इसका द्रव्यमान क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे बनेगा? आसानी से बन जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पे क्या किया जा रहा है? तो टक्कर मारा जा रहा है। जैसे ही क्वेश्चन में टक्कर मारने वाला है शब्द, आप समझ जाना कि संवेग संरक्षण सिद्धांत वहां पे लागू होगा। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग हमेशा क्या होता है? नियत होता है। और हम लोग क्या करेंगे? इसी सिद्धांत का यहाँ पे उपयोग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
मेरे मित्र हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ट्रक है इसके द्रव्यमान को हम लोग m1 मान लेते हैं और साथ ही जो हमारा कार है इसके द्रव्यमान को हम लोग m2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका ट्रक है ये 10 मीटर पर सेकेंड से क्या है, गतिमान है पहले स्थिति में। ये जो इसका 10 मीटर पर सेकेंड है इसको हम लोग इसका प्रारंभिक वेग u1 मान लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे ये कार आपका क्या है, तो सर ट्रैफिक लाइट पे खड़ी है, तो इस कार का जो प्रारंभिक वेग होगा u2 इसको हम लोग मान लेते हैं। वो क्या होगा, आप कहेंगे खड़ी है तो सर कोई वेग ही नहीं होगा, इसका वेग 0 होगा। ध्यान दीजिएगा कि टक्कर लगने के बाद दोनों एकल वस्तु के रूप में एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा होता है। मतलब ये हुआ कि टक्कर लगने के बाद का जो द्रव्यमान होगा वो कार और ट्रक दोनों का द्रव्यमान होगा और दोनों के लिए वेग क्या होगा, कॉमन। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। बात तो पहले ही क्लियर कर गया है कि टकराव के बाद दोनों जो है वो एक साथ, जब एक साथ चलेगा तो इसका मास और इसका मास क्या होगा, जुट जाएगा। और किस वेग से चल रहा है, तो 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। ये क्या है सर, टक्कर के बाद का वेग है। हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत से क्या कहते हैं कि गुरुजी m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 होता है। कब, जब हमारा यहाँ पे द्रव्यमान अलग अलग दिया हुआ रहता या टक्कर के बाद भी अलग अलग एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ रहा होता और दोनों का वेग अलग अलग होता, तब हम लोग ये फार्मूला लगाते। लेकिन यहाँ पे टक्कर के बाद तो दोनों एक साथ चल रहा है, यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, जुट जाएगा। मतलब ये हुआ कि टक्कर के बाद का जो संवेग होगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, मास के जगह क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। और वेग क्या है, तो सर एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहा है, तो वेग भी यहाँ पे एक ही हो जाएगा। तब मान लेते हैं सर ये जो हमारा 8 मीटर पर सेकेंड है ये हमारा क्या है, तो v2 मान लेते हैं, जो कि दोनों के लिए कॉमन है। दोनों के लिए क्या है सर, कॉमन है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका m1 इंटू u1 है, तो m1 आपने किसको माना है, तो सर ट्रक के द्रव्यमान को। तो ट्रक का द्रव्यमान 2000, u1 कितना है, आप कहेंगे सर 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो यहाँ पे गुना 10 हो जाएगा। अब सवाल है m2 इंटू u2 का, जबकि हमको कार का द्रव्यमान निकालना है और कार का द्रव्यमान हमने m2 माना है, तो कार का द्रव्यमान तो हमको कुछ पता नहीं है। तो लीजिए कुछ पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सीधे m2 लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे u2 आपने कितना माना है, तो आप कहेंगे सर u2 तो हमने 0 माना है क्योंकि ट्रैफिक लाइट पे कार खड़ी है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, आप कहेंगे m1 प्लस m2, यानी कि ट्रक का द्रव्यमान यहाँ पे कितना है 2000 kg और m2 कार का द्रव्यमान तो हमको निकालना ही है। और दोनों एक साथ किस वेग से आगे बढ़ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन पे, ये जो m2 इंटू 0 है ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। और आप इसको यहाँ पे नहीं भी लिखते तो भी हम लोग समझ जाते। बहुत सारे मित्र समझ जाते लेकिन बहुत सारे मित्र नहीं समझते, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मेरे ख्याल से किसी को भी पेट में दर्द नहीं हो रहा होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 16,000 प्लस 8m2। ध्यान देंगे जब हम लोग इस 16,000 को इधर लाएंगे तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 20,000 माइनस 16,000 इक्वल टू 8m2। जब आप घटाएंगे ये क्या हो जाएगा 4,000 इक्वल टू 8m2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 508 4000 होता है तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 500 kg। तो भाई मेरे आप बताओ कि कार का द्रव्यमान आपने क्या माना है m2 और m2 का वैल्यू कितना आया, आप कहेंगे 500 kg। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर जिस ऑप्शन में 500 kg होगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। देख लीजिए आपका ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है 500 kg, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी डैश, 3 यूनिट, 3000 यूनिट, 300 यूनिट,
30 यूनिट। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। और मैंने आपको कई दफ़ा इस टाइप का प्रश्न बताया है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, तो सर यूनिट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? यूनिट निकालने के लिए जितना पावर का हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होगा उसको, और जितना देर उसको यूज़ किया जाएगा उसको, और जितना दिन यूज़ किया जाएगा उसको, तीनों को गुना कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वाट इंटू आवर इंटू डे, अब बटा क्या करते हैं, 1000 कर देते हैं। ध्यान देंगे, आपके क्वेश्चन में जो वॉशिंग मशीन है वो कितना वाट का है? आप कहेंगे गुरुजी 750 वाट का है। साथ ही इसको कितना देर पर डे चलाया जा रहा है? 4 घंटा पर डे चलाया जा रहा है। कितना दिन का पूछा जा रहा है? तो गुरुजी 1 दिन का पूछा जा रहा है। तो लीजिए बटा 1000 कर देते हैं। ये डबल जीरो नहीं कटेगा भाई वाह, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4 एकम 4, अब 25 चौका 100, 25 तिया 75, कितना यूनिट हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 3 यूनिट हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 3 यूनिट है। आप कहेंगे पहले ही ऑप्शन में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है अनियमित, दूसरा ऑप्शन है विसरित, तीसरा ऑप्शन है नियमित, चौथा ऑप्शन है समान। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे हमको ये आइडिया लग रहा है कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और मेरे मित्र, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आप सबों को ना मालूम हो। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एट द फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या नियमित परावर्तन कहते हैं। और सेकेंड आपका क्या होता है? तो सेकेंड होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या फिर अनियमित परावर्तन कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है ये समतल सतह से होता है। किससे होता है? समतल सतह से होता है। और साथ ही अनियमित प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये क्या होता है? तो ये रफ सरफेस से होता है, यानी कि खुरदरा सतह से होता है। किससे होता है? खुरदरा सतह से होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग ये भी कहते हैं समान शब्दों में कि नियमित प्रकाश का परावर्तन समतल और चमकीली सतह से होता है। ध्यान दीजिएगा कि नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो आपका प्रकाश की किरणें आपतित होती है वो समांतर रूप में ही क्या होती है? परावर्तित भी हो जाती है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए ये आपका कोई समतल सतह है और इस पे ये 3 प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। ये जो परावर्तित होगी ये आपतित समांतर हो रही है, तो ये परावर्तित भी क्या हो जाएगी? तो गुरुजी एक दूसरे के समांतर ही ये परावर्तित भी हो जाएगी। और इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? नियमित प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है, जो बेसिकली समतल सतह और चमकीली सतह से होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है ये रफ सरफेस से होता है। मान लीजिए कि ये आपका खुरदरा सरफेस है, जाहिर सी बात है कि सरफेस खुरदरा होगा तो आपका वो ज़्यादा चमकीला नहीं होगा। और इसमें जो प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है वो क्या होती है? अनियमित होती है। मतलब क्या कि लाइट रेज किधर से भी आएगा और वो किधरों परावर्तित हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आ रहा है, ये फिर इस तरह से आ रहा है। अब ये परावर्तित होगा, इधर से आया इधर गया, अब ये इधर से आ रहा है ये इधर हो जाएगा।
और ये इधर से आ रहा है तो सर ये इधर हो जाएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका अनियमित प्रकाश का परावर्तन है उसमें आपतित किरणें और परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं है, जबकि नियमित में क्या हो रहा है कि आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर है और परावर्तित किरणें भी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रकाश का परावर्तन दो टाइप का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जबकि अनियमित प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि आपका जो आपतित और परावर्तित किरणें होती है वो समांतर नहीं होती है, वो किसी किसी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है। और साथ ही जो आपका नियमित प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है वो समतल सतह या फिर चमकीली सतह से घटित होती है, जबकि अनियमित प्रकाश की परावर्तन जो है वो रफ सरफेस यानी कि खुरदरा सतह से घटित होती है। ध्यान दीजिएगा, आप सबों के मन में अगर ये चल रहा होगा कि इसके लिए परावर्तन का जो नियम है वो लागू ना होता होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत भ्रांति आप अपने मन में पाल रहे हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि परावर्तन का जो नियम है वो इस दोनों ही परावर्तन के लिए सत्य है। तो आप सभी यहां पे डिफरेंसेस नहीं लाएंगे, बस आपको डिफरेंसेस किस में लाना है, तो डिफरेंसेस इसके आपतित और परावर्तित किरणों को समझ करके लाना है। आप सभी कभी ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि अनियमित प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। बिल्कुल दोनों ही परावर्तन के लिए परावर्तन का जो आपका नियम है वो लागू होगा। तो आप इस चीज के कंफ्यूजन में कभी नहीं रहेंगे। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एट द फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड बोथ रिफ्लेक्शन यानी कि दोनों रिफ्लेक्शन के लिए लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का नियम है, वो लागू होगा। बस डिफरेंसेस क्या है, तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए प्लेन सरफेस चाहिए होगा, जबकि जो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ये कहां से होगा, तो ये रफ सरफेस से होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट होगा। ऑप्शन दिया हुआ है बी की दिशा में आगे की ओर, दूसरा ऑप्शन है ए की दिशा में आगे की ओर, और तीसरा ऑप्शन है दोनों पिंडों की गति की दिशा के लंबवत, चौथा ऑप्शन है विपरीत दिशा में। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 2 बॉल है, या मान लीजिए कि 2 पिंड हैं। एक आपका पिंड ये है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा आपका ये है जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन के अनुसार ए का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो ए का द्रव्यमान 2 kg है, और साथ ही साथ जो इसका वेग है वो कितना है, तो सर इसका वेग 4 मीटर पर सेकंड है। और फिर जो आपका पिंड बी है इसका द्रव्यमान 3 kg है, और साथ ही इसका जो वेग है वो है 2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन करा जा रहा है कि दोनों जो है वो एक दूसरे की ओर आ रहा है, यानी कि ये इधर जा रहा है और ये भी इधर ही आ रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब ये दोनों टकराएगा तो प्रत्यास्थ संघट जो होगा वो किस तरफ होगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही ये दोनों टकराएगा तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत भागेगा, यानी कि बी इधर चला जाएगा और ए इधर चला जाएगा। और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब दोनों पिंड एक दूसरे की ओर इस वेग से और इस वेग से बढ़ रहा है और टकराने के बाद जो प्रत्यास्थ संघट होगा वो किस ओर होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। मतलब साफ है कि जो प्रत्यास्थ संघट होगा वो किस ओर होगा, आप कहेंगे विपरीत दिशा की ओर। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हल्का सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, नियोन, प्लेटिनम, क्रिप्टन, आर्गन। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इतना दिन से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन देखते ही हमको आइडिया लग गया है कि जो 3 ऑप्शन हैं ए, सी और डी, ये क्या है, तो ये हमारा अक्रिय गैस तत्व है। जबकि ऑप्शन बी जो है वो क्या है,
तो सर वो एक मेटल है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन ए में नियॉन दिया गया है, और साथ ही सी में जो आपका क्रिप्टन दिया गया है, और डी में जो आपका आर्गन दिया गया है, ये तीनों क्या हैं? आप कहेंगे तीनों अक्रिय गैस है। तीनों क्या है? अक्रिय गैस है। और जो आपके ऑप्शन बी में प्लेटिनम दिया गया है, ऑप्शन बी में जो प्लेटिनम दिया गया है जिसका सिंबल पीटी है, वो क्या है? आप कहेंगे गुरुजी धातु है। और यही क्या है? तो सर ऑप्शन में तीनों से अलग है। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका प्लेटिनम होता है ये आपका कीमती धातु माना जाता है, यानी कि प्रीशियस मेटल माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 78। कितना होता है? 78। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? तो ये आपका सिल्वरी वाइट मेटल है, यानी कि ये आपको सफ़ेद चमकीला धातु के रूप में जाना जाता है। या अगर आपको कहीं पे भी प्लेटिनम दिखाई पड़ेगा तो वो कैसा होगा? तो सर चांदी के जैसे चमकीला और सफ़ेद होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये सिल्वरी वाइट मेटल के रूप में इसका कलर दिखाई पड़ता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो आपका अक्रिय गैस है ये आपके आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है? तो ये वर्ग 18 में पाया जाता है। और चेला बहुत सारे टीचर तो ये भी पढ़ा देते हैं कि अक्रिय गैस की कुछ संयोजकता भी होती है, लेकिन आप सबों को नहीं याद रखना है। आप सबों को हमेशा याद रखना है कि जितने भी अक्रिय गैस की संयोजकता होती है वो होती है 0। क्यों होती है? क्योंकि अक्रिय गैस स्टेबल है, ये परिपूर्ण आदमी है, इसको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह एक परिपूर्ण आदमी को बहुत ज़्यादा पैसा से लोभ मोह माया नहीं रहता है, इसीलिए वो ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करता है, उसी तरह केमिस्ट्री में जितने भी अक्रिय गैस होते हैं ये सभी स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी मानी जाती है? 0 मानी जाती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? पहला ऑप्शन है ये क्षारीय मृदा तत्व है, दूसरा ऑप्शन है ये अक्रिय तत्व है, तीसरा ऑप्शन है इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और चौथा ऑप्शन है ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला चीज़ तो हम सभी समझ रहे हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही क्या हैं? तो तीनों ही धातु हैं। क्या हैं? तीनों ही धातु हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये तीनों ही तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है। ये तीनों ही तत्व आवर्त सारणी के किस में पाया जाता है? वर्ग 1 में पाया जाता है। और आवर्त सारणी के वर्ग 1 में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, आपने इसी सेशन में बताया है, उन सभी को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। और साथ ही जब ये धातु है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब आते हैं हम लोग अपने ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है कि ये क्षारीय मृदा तत्व है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये क्षारीय मृदा तत्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्ग 1 में पाए जाते हैं, और वर्ग 1 के जितने भी तत्व होते हैं वे क्षारीय धातु तत्व होते हैं। वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं वो क्षारीय मृदा तत्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि ये अक्रिय तत्व है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अक्रिय तत्व जितने भी होंगे वो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाया जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप कहेंगे सर इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? भाई मेरे, जब आप ये कह रहे हो कि ये तीनों ही तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है, आप जरा सा हमको ये बताओ कि किसी भी तत्व के लिए वर्ग संख्या को आप कैसे निर्धारित करते हो? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कि किसी भी तत्व में जितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके वर्ग संख्या को निर्धारित करती है। और अगर हमारा कोई भी तत्व आवर्त सारणी के किसी एक पार्टिकुलर वर्ग 1, 2, 3, 4 इस तरह से पाया जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 ही होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों तत्व जब आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जा रहा है तो इस तीनों का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, इस तीनों का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी 1 होगा। और मेरे मित्र याद कीजिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है वो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तीनों ही तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे 1 होगा। और आप कहिएगा कि गुरुजी यही चीज तो हमारे तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल ही तीसरा ऑप्शन सही है इस तीनों तत्वों के बारे में। तो आप सभी क्या कहेंगे? हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, कई बार कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो आप कहेंगे इन तीनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन। आप कहेंगे गुरुजी ये पेनक्रियाज अग्नाशय से निकलती है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका आंद्रेनलाइन, आंद्रेनलाइन नहीं होगा सर, यहाँ पे कुछ और होगा। खैर छोड़िए, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और आपका चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही निकलता है। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। बताइए, ना बनेगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। आप क्या कहेंगे? वेग कहा जाता है। तो देख लीजिए कि वेग आपके किस ऑप्शन में है। आपके तीसरे ऑप्शन में वेग दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो त्वरण भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन में बल भी दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोला जाता है? बल बोला जाता है। और आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में चाल भी दिया हुआ है। भाई मेरे, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी दूरी में परिवर्तन की दर को चाल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्पीड इक्वल टू फार्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डैश फ़ारेनहाइट। ऑप्शन दिया हुआ है। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन दिया हुआ है 273, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 180 और चौथा ऑप्शन है 32। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मेरे मित्र, ये चीज़ भी मैंने आपको कई बार बताया है। आप सबों को मैंने क्या बताया है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिग्री सेल्सियस में क्या है? न्यूनतम वैल्यू है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? तो डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि महत्तम मान है। और फ़ारेनहाइट में न्यूनतम वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और महत्तम वैल्यू यानी कि अधिकतम वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हम सभी कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इथीन, इथाइन, इथेन, क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो आपका इथीन है और साथ ही साथ जो इथाइन है और साथ ही जो आपका इथेन है, इस तीनों को
अगर कार्बन बॉन्ड के लंबाई के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप क्या कहेंगे? गुरुजी पहले ये बताओ कि इस तीनों का फॉर्मूला क्या होता है और ये किस ग्रुप का कंपाउंड है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इथीन, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, और ये किस ग्रुप का कंपाउंड है? आप कहेंगे एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। नेक्स्ट है आपका इथाइन, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2, और ये किस ग्रुप का कंपाउंड है? आप कहेंगे एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है। और साथ ही नेक्स्ट है आपका इथेन, जिसका फॉर्मूला C2H6 होता है, और ये किस ग्रुप का कंपाउंड है? एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसके कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड की लंबाई होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है। जबकि ध्यान में रखेंगे एल्कीन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं और इसके कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी लंबाई एल्केन से कम होती है। एल्केन से क्या होती है? कम होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि एल्काइन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं इसके कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड की लंबाई होती है वो एल्केन और एल्कीन से कम होती है। एल्केन और एल्कीन से कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम कार्बन बॉन्ड की लंबाई किस ग्रुप के कंपाउंड का होता है? आप कहेंगे एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड का होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन बॉन्ड की लंबाई किस ग्रुप के कंपाउंड का होता है? आप कहेंगे एल्केन का होता है। और साथ ही जो आपका एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड होता है इसमें कार्बन बॉन्ड की लंबाई क्या होती है? आप कहेंगे एल्केन से कम होती है। तो अगर इस तीनों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी शुरुआत जो है वो सबसे छोटा से होगा, और फिर उससे जो बड़ा होगा उसको रखेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा उसको रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा कार्बन बॉन्ड की लंबाई किस में होगी? आप कहेंगे इथाइन में होगी। तो पहले आपका क्या लिखाएगा? आप कहेंगे गुरुजी पहले इथाइन आएगा, इसके बाद कौन आएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी इसके बाद एल्कीन आएगा, यानी कि इथीन आएगा। और सबसे बड़ा किसकी होती है बॉन्ड की लंबाई? आप कहेंगे एल्केन की। तो कौन आएगा? इथेन आएगा। तो आप देख लो कि आपके किस ऑप्शन में इथाइन, इथीन और इथेन लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मैंने आपको कई बार बताया है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। मेरे मित्र कई सेशन में मैंने इस क्वेश्चन को डील किया है, और सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक कैटायन है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है अमोनियम। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक कैटायन है, यानी कि किस पे धन आवेश है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में कार्बोनेट की बात की जा रही है, और कार्बोनेट को हम लोग CO3 लिखते हैं। इस पे क्या है? निगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एनायन हो जाएगा। निगेटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कैटायन की बात की जा रही है एक्चुअली वो क्या है? तो आयन के प्रकार हैं। आयन किसको बोलते हैं? तो गुरुजी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को ही आयन बोला जाता है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, और जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। तो CO3 कार्बोनेट जो है वो क्या हो जाता है? आप कहेंगे गुरुजी ये एनायन हो जाता है। ठीक उसी तरह आपका दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्साइड, और इसको आप OH- लिखते हैं। ये भी क्या है? आप कहेंगे एनायन है। क्या पूछा जा रहा है? कैटायन। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेट। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी नाइट्रेट जो है वो NO3- होता है। ये भी क्या है? आपका एनायन है। और नेक्स्ट है आपका अमोनियम, और अमोनियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? NH4+ लिखते हैं।
आप क्या देख रहे हैं कि अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। भाई मेरे, कॉपर सल्फेट के लिए आप लोग फार्मूला क्या लिखते हो, आप सभी कहते हो कि गुरुजी CuSO4 5H2O लिखते हैं, और ये चीज़ आपने कल के सेशन में भी बताया है। तो आप बताओ कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु हैं। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे 5H2O लिखा हुआ है, तो कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। तो देख लीजिए कि 5 आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, CuSO4 5H2O को ही क्या बोला जाता है, आपको मैंने कल के सेशन में बताया है। इसी को ब्लू विट्रॉल बोला जाता है, और साथ ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कॉपर 2 सल्फेट भी कहते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी CuSO4 5H2O लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ जाना कि ये ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग कॉपर 2 सल्फेट भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है। ऑप्शन दिया हुआ है 10 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 100 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 1 सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 20 सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 50 वाट का बल्ब है जो 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस 50 वाट के बल्ब के द्वारा 1000 जूल ऊर्जा का उपभोग करने में कितना समय लिया गया होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब 50 वाट दे दिया गया है, तो बल्ब की जो शक्ति यानी कि पावर है वो बता दिया गया है। कितना है, 50 वाट है। ये कितना ऊर्जा का उपभोग कर रहा है, तो 1000 जूल कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टोटल समय कितना लगेगा 1000 जूल ऊर्जा का उपभोग करने में। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अभी जस्ट बताया है कि पावर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, तो ऊर्जा में व्यय की दर लिखते हैं, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में P इक्वल टू E/T लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पावर कितना है बल्ब का, 50 वाट, कितना ऊर्जा का उपभोग किया जा रहा है, 1000। आपसे क्या पूछा जा रहा है, T कितना होगा। आप क्या कहेंगे, 50 × T इक्वल टू हो जाएगा 1000, और T इक्वल टू हो जाएगा 1000/50। ये जीरो कट जाएगा इसके साथ, 20 5 से क्या होगा 100, यानी कि 50 वाट का जो बल्ब है उसको 1000 जूल ऊर्जा का उपभोग करने में 20 सेकेंड का समय लगेगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 20 सेकेंड लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रावर्धित होता है, जैसे डैश बीच वाले कान में, हैमर, कोकली और स्टिरप। दूसरा ऑप्शन है ऑडिटरी बोन, एनविल और स्टिरप। तीसरा ऑप्शन है हैमर, एनविल और स्टिरप, और चौथा ऑप्शन है हैमर, एनविल और पीना। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके कान के अंदर जो कंपन होता है वो 3 हड्डियों के सहारे होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये 3 हड्डी कौन कौन से होते हैं। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे, सर ये बताओ कि कान के कितने भाग होते हैं। तो डायग्राम आप सभी देख पा रहे होंगे, और मोटे तौर पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कान है ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहला बाह्य भाग कहलाता है, दूसरा मध्य भाग कहलाता है, और तीसरा आंतरिक भाग कहलाता है। और ध्यान में रखेंगे कि कान का जो बाह्य भाग होता है उसको पीना बोला जाता है। ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, पीना बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये ध्वनि को रिसीव करता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके कान का जो मध्य भाग होता है वहां पे 3 हड्डी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग हैमर, एनविल और स्टिरप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हैमर, एनविल और स्टिरप के नाम से जानते हैं। इसी को स्टपीज भी बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा, आप सबों ने कई बार याद भी किया होगा कि आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो आप कहते हैं
कि कान के बीच में पाया जाने वाला जो स्टेपीज हड्डी होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी होता है। तो वही स्टेपीज हड्डी आपका स्टिरप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को क्या ध्यान में रखना है कि कान के मध्य भाग में जो 3 हड्डी पाई जाती है वो कौन कौन सा है, हैमर है, एनविल है और स्टिरप है। और ध्यान में रखेंगे कि कान में जो आप होल देखते हैं इसको क्या बोला जाता है, ऑडिटरी कैनाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑडिटरी कैनाल बोला जाता है। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रावर्धित होता है। जैसे डैश बीच वाले कान में आप कहेंगे जो कान के मध्य में हड्डी होता है वो होता है हैमर, एनविल और स्टिरप, और ये तीनों ही हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10, 7, 9, 8। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो हम सभी कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी विकल्प। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से किसका आकार सबसे छोटा होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो आवर्त सारणी के बाएं भाग में मौजूद होगा, जबकि एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के दाएं भाग में मौजूद है। और मैंने कई बार आपको बताया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है, तो सर घटता चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब एल्यूमिनियम दाएं भाग में उपस्थित है इसका परमाणु आकार क्या होगा, सोडियम और मैग्नीशियम से छोटा होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये चीज़ आपको कई बार पीछे के सेशन में बताया है। और पीरियोडिक टेबल वाला क्लास अगर आप में से कोई मित्र नहीं देख पाए हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्थिति वेग, दूसरा ऑप्शन है वेग समय, तीसरा ऑप्शन है वेग संवेग और चौथा ऑप्शन है स्थिति समय। बताइए अब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा और कई बार मैंने आपको बताया है। सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और मेरे मित्र इसी क्वेश्चन के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है। आपके 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 22 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, जिसको आपने आसानी से कर लिया है। और मेरे ख्याल से अब आपको इस टाइप का प्रश्न अगर दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।